नंबर 6 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था। तो इसमें आज हम लोग तो करना है एज पिरामिड तो कुछ डेफिनेशंस देखने हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला है एज पिरामिड। बेसिकली एज पिरामिड है क्या? एज पिरामिड किसके अंदर आता है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर आता है, मतलब ये ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की जो सिर्फ उसमें दिख रही है, ना उससे हायर लेवल पे दिख रही है ना उससे लोअर लेवल पे दिख रही है। लोअर लेवल कौन? ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल बोल सकते हैं। और हायर लेवल कौन? बायोलॉजिकल कम्युनिटी और फिर बाकी सब जितने भी हैं। ठीक है, तो अब एज पिरामिड है क्या? बेसिकली एक इंडिविजुअल है, उसके पास एज होती है कि वो या तो चाइल्डहुड में है या अडल्टहुड में है या सीनियर सिटीजन हो गया है। वो एक साथ तीनों नहीं हो सकता थी। वो अडल्ट भी है, चाइल्ड भी है और दादे हैं सीनियर सिटीजन भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, पर या अगर हम लोग एक पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो उस इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में बच्चे भी हो सकते हैं, एडल्ट भी होते हैं और सीनियर सिटीजन भी होते हैं। मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो सभी एज के हैं। वो सभी एज के हैं। जैसे मैं दिल्ली के मान लूँ तो दिल्ली में क्या सिर्फ बूढ़े रहते हैं या सिर्फ बच्चे रहते हैं या सिर्फ अडल्ट रहते हैं? ऐसा नहीं, तीनों रहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों एज ग्रुप है या अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग एज ग्रुप बांटा जाता है। मतलब एट दी एंड एक पर्टिकुलर एज वाले नहीं है, सभी एज वाले हैं एक पॉपुलेशन में। बस इतना सा समझना है। तो जब उस एज ये जो पर्टिकुलर एज ना हो कि बहुत सारा ग्रुप होना एज का, कि अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग एज ग्रुप बांटे जा सके एक पॉपुलेशन के अंदर, और फिर उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना क्या कहलाता है? एज पिरामिड। उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना क्या कहलाता है? एज पिरामिड। उसे क्या कहलाता है? एज पिरामिड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ the age distribution if the age distribution if the age distribution if the age distribution if the age distribution is plotted for a population, the structure is called age pyramid. Is plotted is plotted for a population वही टी एज को अलग अलग ग्रुप में बांटते उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना एज पिरामिड कहलाता है। पॉपुलेशन, अब इसके आगे लिख सकते हैं कि इज कॉल्ड एज पिरामिड ठीक है। अब अनलो तो केस तीन कैटेगरी में बांटना है। अब उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस क्या है? बेसिकली बायोलॉजी जो है वो अगर बायोलॉजी पढ़ना चालू करें या बायोलॉजी किसी भी चीज़ की पढ़ना चालू करें तो वो दो चीज़ के ऊपर बात करता है। या लोग बोल सकते हैं इकोलॉजी, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पढ़ना चालू करें, या बायोलॉजी भी ले सकते हैं। वो दो चीज़ के ऊपर काम करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले यही दो चीज़ के ऊपर बात करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाइए, मतलब उसके सर्वाइवल पे। दूसरा उसके रिप्रोडक्शन पे। अब सर्वाइवल पे बात कर रहा है तो रिप्रोडक्शन पे क्यों बात कर रहा है? इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म का कोई लाइफ स्पैन होगा तो थी हर कोई मॉर्टल है, हर लिविंग बीइंग मॉर्टल है। वो उसकी मृत्यु होगी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अभी जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसका लाइफ स्पैन पूरा होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो आने वाले फ्यूचर में उसकी जो स्पीसीज है वो गायब हो जाए। और हम लोग तो पता है अर्थ पे हर एक स्पीसीज का अपना रोल है। इसीलिए उसका सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है प्लस रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब हम लोग बायोलॉजी में बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल प्लस रिप्रोडक्शन दोनों की बात की जाती है। कि बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है
ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, ताकि ये सर्वाइव कर पाए या रिप्रोड्यूस कर पाए। जो हम लोग ने एडेप्टेशन पढ़े, तो एडेप्टेशन करता क्यों है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन करता क्यों, ताकि वो सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए, तो सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ लो तो कौन सा बेसिस चुनना है। तो अगर एक पॉपुलेशन में अलग अलग एज के ग्रुप प्रेजेंट हैं, अलग अलग एज के कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव तो कर जा रहा है, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव तो कर जा रहा है। अब अगर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जा रहा है, तो बचा क्या, रिप्रोडक्शन, बचा क्या, रिप्रोडक्शन, बचा क्या, रिप्रोडक्शन। कर लो क्या बांटेंगे, इसे रिप्रोडक्शन के आधार पे 3 एज ग्रुप में बांटेंगे। अब अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ और रिप्रोडक्शन की बात करूँ, तो सबसे पहले किस तरीके से बांटा जा सकता है, अगर ये थोड़ा सोचना चाहें तो लोग ये, अगर ह्यूमंस की रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसे बात सकते हैं कि एक समय बाद ह्यूमन रिप्रोड्यूस नहीं करते, एक समय एक एज ग्रुप के समय करते हैं, और एज ग्रुप से पहले वो करते नहीं है, या वो चाहते थे हम मच्योर नहीं हुए लेते, यानी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हुए लेते, कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उससे पहले बायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये 3 एज ग्रुप बन रहे, ऐसी बाकी ऑर्गेनिज्म में भी है कि या तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, या रिप्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है, ये 3 कैटेगरीज बन जाती है रिप्रोडक्शन के आधार पे, अगर मैं उसे एज से रिलेट करूँ, अगर मैं उसे एज से रिलेट करूँ। तो जो रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, उन्हीं वो क्या कहलाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, मतलब वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, वो पहले रिप्रोड्यूस कर लिए, अब वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, अब वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, या तो छोड़ चुके हैं या रिप्रोड्यूस करने लायक बचे नहीं है, मतलब उन वो बायोलॉजिकली अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बोला जाता है। ठीक है, अब एक जो है वो अभी रिप्रोड्यूस कर लेंगे, अभी करंट की सिचुएशन में या टाइम फ्रेम में वो रिप्रोड्यूस कर लेंगे, और कुछ समय बाद वो अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी लॉस कर देंगे या छोड़ देंगे रिप्रोड्यूस करना। तो वो जो अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ठीक है, अब आते हैं जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे पर वो फ्यूचर में करेंगे, तो या तो वो बायोलॉजिकली उतने मच्योर नहीं हुए हैं, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं आई है, या वो अभी उनका जो सराउंडिंग है उस हिसाब से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो जब उनमें कुछ एडेप्टेशंस आएंगी तब जाते वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। या वो बायोलॉजिकली मच्योर नहीं हुए हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, मतलब ये रिप्रोडक्शन अभी किए नहीं है, अभी रिप्रोडक्शन फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर के टाइम फ्रेम में करेंगे ये रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव, ई और ये टी और ये आई, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, आई एन डी और फिर डॉट, उसके आगे कंप्लीट कर सकते हैं खुद से, इंडिविजुअल तो पता है क्या होती है स्पेलिंग। अब ये बात अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें, तो जो पहले रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, जो पहले रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, अब रिप्रोडक्शन छोड़ चुके, तो क्या ये पास्ट की पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब जो रिप्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, मतलब ये पास्ट में इंक्रीज किए होंगे पॉपुलेशन, पास्ट में इंक्रीज किए होंगे पॉपुलेशन, तो जितनी भी पॉपुलेशन पहले ग्रो हुई होगी या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो पहले पास्ट में दिखी होगी, भूतकाल में दिखी होगी, वो ये
प्ली यानी पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल के कारण दिखी होगी, तो ये पहले तो लिपिड्यूस कर लेते, अभी छोड़ चुके। तो जो भूतकाल में जो पॉपुलेशन में ग्रोथ आई होगी वो ये पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल के कारण आई होगी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट पॉपुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट पॉपुलेशन। अब ये पास्ट पॉपुलेशन क्यों बोल रहे हैं, प्रेजेंट क्यों नहीं? क्योंकि जो पॉपुलेशन में ग्रोथ आई वो कौन की है? पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल, पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल। ये तो कल के छोड़ चुके, ये तो कल के छोड़ चुके। तो अब ये कलेंटी कल तो नहीं रहे हैं, तो जितनी भी कलेंट में ग्रोथ आएगी वो इनके कारण तो आएगी नहीं। तो जो ग्रोथ आ रही है वो भी तो एक पॉपुलेशन ही है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पास्ट पॉपुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट पॉपुलेशन, पास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट पॉपुलेशन। अब अगर मैं लिपोदत्तिव इंडिविजुअल की बात कर लूँ तो ये कलेंटी लिपोड्यूस कर लें, तो जितना भी लिपोडक्शन ग्रोथ या यानी ताते थे पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन में चेंज आएगा वो ताते थे ये लाएंगे, जितना भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा वो ये लाएंगे। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए ये मतलब काले करते हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? ये प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन से रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बात आती है कि ये प्रीलिपोदत्तिव इंडिविजुअल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? अगर पोस्ट वाले पास पॉपुलेशन थे रिस्पॉन्सिबल थे, तो पास में जितना भी पॉपुलेशन में चेंज आया वो उन्हें लाने वाले कौन थे? पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल। प्रेजेंट में जितना चेंज आ रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन में जितना चेंज आ रहा है वो ला रहे हैं लिपोदत्तिव इंडिविजुअल। तो फ्यूचर में जो लिपिड्यूस करेंगे वो फ्यूचर की पॉपुलेशन में चेंज लाएंगे। तो उनकी फ्यूचर की पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? जो फ्यूचर में लिपोड्यूस करने वाले हैं। फ्यूचर में कौन लिपोड्यूस करने वाले हैं? प्रीलिपोदत्तिव इंडिविजुअल, प्रीलिपोदत्तिव इंडिविजुअल। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन। फ्यूचर की पॉपुलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फ्यूचर की पॉपुलेशन के लिए। अब ये जो तीन मुझे मिले, प्री लिपोदत्तिव इंडिविजुअल, पोस्ट यानी लिपोदत्तिव इंडिविजुअल और पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल, अगर मैं इन्हें बॉक्सेस के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर जमाऊं तो वो कहलाते हैं, वो कुछ शेप देते हैं और उन शेप को मैं कैटेगरी में डालता हूँ एज पिरामिड के। उन शेप को किस कैटेगरी में डालता हूँ मैं? एज पिरामिड के। मतलब कैसे? बेसिकली समझेंगे अभी कैसे होता है। पहली बात ये याद रखनी है कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा से मतलब जिसका बेस रहता है और उसके ऊपर बाकी चीज़ें जमे रहती हैं, उसके ऊपर बाकी चीज़ें जमे रहती हैं। तो वैसे ही अन लो तो इधर इन तीनों को जमाना है, वैसे ही अन लो तो इन तीनों को जमाना है। तो अन लो तो ये समझना पड़ेगा कि एक के ऊपर एक जमाना है, अन लो तो इन लो तो ग्राफिकली, तो एक बेस होगा। तो बेस कौन बनाएगा? बेस कौन बनाएगा? बेस हमेशा बनाएगा। और टाइम कैसे बनेगा? टाइम ऐसे बनेगा, टाइम ऐसे बनेगा। टाइम कैसे बनेगा? टाइम ऐसे बनेगा। मतलब जो पहले आए थे वो किधर लाएंगे? ऊपर लाएंगे। जो प्रेजेंट में आए प्रेजेंट के लिए हैं वो इधर लाएंगे, और जो फ्यूचर में काम करेंगे वो नीचे लाएंगे। तो बेस हमेशा किससे बना रहेगा? प्री लिपोदत्तिव इंडिविजुअल से हमेशा क्या बने रहेगा? बेस। तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। ये हमेशा क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे, बेस बनाएंगे। ठीक है। अब ये क्या लिपोदत्तिव इंडिविजुअल प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट वाला यहाँ पे आएगा, प्रेजेंट वाला यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होगा? ये मिडिल पाथ ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे? मिडिल पाथ ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब जो लास्ट वाले हैं, मतलब जो बहुत पहले आ गए थे, अब वो किधर आएंगे? वो इधर आएंगे, टॉप में आएंगे। तो ये क्या है? ये टॉप प्लेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये हमेशा टॉप ऑक्यूपाई कर लेंगे। किसका? पिरामिड का। हमेशा टॉप
ऑक्यूपाई करेंगे पिरामिड द टॉप ऑक्यूपाई करेंगे पिरामिड द टॉप ऑक्यूपाई करेंगे। ये बात समझनी थी। अब आता है कि अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं किस किस तरीके से सोच सकता हूँ कि इनमें कैसे कैसे रिलेशन होगा। तो केस वन क्या होता है? केस वन में मान लेता हूँ कि जो फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करने वाले हैं वो अभी के रिप्रोड्यूस करने वाले से ज़्यादा है। मैं क्या मान लेता हूँ? जो प्ली रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करने वाले वो अभी से ज़्यादा हैं, वो अभी में रिप्रोड्यूस करने अभी जो रिप्रोड्यूस करेंगे उनसे ज़्यादा है, अभी जो रिप्रोड्यूस कर ले उनसे ज़्यादा है। मतलब आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें इंक्रीज ज़्यादा होगा। मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी? फ्यूचर जनरेशन में इंक्रीज जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। फ्यूचर जनरेशन में इंक्रीज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो फ्यूचर पॉपुलेशन रहेगी वो भी क्या रहेगी? प्रेजेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेगी। तो जो फ्यूचर पॉपुलेशन जो रहेगी वो ताते है प्रेजेंट पॉपुलेशन से। पीपी मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन और एफपी मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन। तो फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेगी। अब एक चीज़ समझते हैं कि अगर फ्यूचर पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कम है फ्यूचर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब होता क्या है कि पॉपुलेशन कैसी है? मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है? मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है? तो पॉपुलेशन होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है कि कितना चेंज आया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। और फ्यूचर जनरेशन जो है उधर पॉपुलेशन ज़्यादा है प्रेजेंट जनरेशन से, मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर ली? ये ग्लोइंग पॉपुलेशन तो रिप्रेजेंट कर ली, ये एक ग्लोइंग पॉपुलेशन तो रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ग्लोइंग पॉपुलेशन तो किसे? ग्लोइंग पॉपुलेशन तो ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका कैसे बनेगा? प्ली लिपोदत्ते वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, प्ली लिपोदत्ते वाले बहुत ज़्यादा हैं। फिर कौन है? फिर है लिपोदत्ते वाले, ठीक है, फिर कौन है? लिपोदत्ते वाले। फिर कौन है? फिर है बता देते हैं पोस्ट लिपोदत्ते वाले। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मतलब ये कैसा शेप मिला? प्री लिपोदत्तिव वाले सबसे ज़्यादा, फिर लिपोदत्तिव, फिर पोस्ट लिपोदत्तिव। हम जनरली पोस्ट लिपोदत्तिव जो है वो कम ही लिए जाते, पोस्ट लिपोदत्तिव कम ही लिए जाते। तो बहुत सी तो ओल्ड एज आ गया, मेलिटी होगी उनकी, तो इसीलिए पोस्ट लिपोदत्तिव इंडिविजुअल कम लिए जाते हैं और लिपोदत्तिव इंडिविजुअल ठीक रहते हैं, और प्री लिपोदत्तिव इंडिविजुअल यहाँ पे ज़्यादा है। तो कंपैरिजन किसके किसके बीच में देखने तो मिलेगा? लिपोदत्तिव इंडिविजुअल और प्री लिपोदत्तिव इंडिविजुअल, ये दोनों के बीच में ही कंपैरिजन करके 3 केसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब पहले केस में आते हैं। पहले केस में क्या है? प्री लिपोदत्तिव इंडिविजुअल ज़्यादा है, मतलब फ्यूचर जनरेशन में इंक्रीज ज़्यादा होगा, मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन से। प्रेजेंट पॉपुलेशन से फ्यूचर पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ग्लो कर रही है, इसीलिए ये क्या है? ग्लोइंग पॉपुलेशन। ये क्या है? ग्लोइंग पॉपुलेशन। ये क्या है? ग्लोइंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कैसा शेप मिला? यहाँ पे क्या ऐसा शेप मिला? यहाँ पे मिला अन लो तो ट्रायंगुलर पिरामिड। यहाँ पे अन लो तो क्या मिला? ट्रायंगुलर पिरामिड। अन लो तो क्या मिला? ट्रायंगुलर पिरामिड मिला अन लो तो। यहाँ पे अन लो तो क्या मिला? ट्रायंगुलर पिरामिड मिला, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड मिला यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड यहाँ पे अन लो तो मिला, ट्रायंगुलर पिरामिड अन लो तो मिला, ट्रायंगुलर पिरामिड अन लो तो मिला। ये शेप याद रखना है, इसीलिए 3-4 बार बोल रहा हूँ कि कैसा शेप है? ट्रायंगुलर पिरामिड। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर
रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से ज़्यादा है तो फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। मतलब ये कैसा पॉपुलेशन है? ग्लोइंग पॉपुलेशन है। ये कैसी पॉपुलेशन है? ये एक ग्लोइंग पॉपुलेशन है। अगर मैं इसका एज पिरामिड बनाऊं तो जो बेस रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, फिर मिडिल पार्ट रहेगा और टॉप तो छोटा होता ही है। इसीलिए कैसा शेप मिला? मुझे शेप मिला ट्रायंगुलर पिरामिड। कैसा शेप मिला? ट्रायंगुलर पिरामिड। कैसा शेप मिला? ट्रायंगुलर पिरामिड। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि जो प्लीलिपोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, प्लीलिपोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, प्लीलिपोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या है? लिपोडक्टिव इंडिविजुअल से कम है। लिपोडक्टिव इंडिविजुअल से कम है। लिपोडक्टिव इंडिविजुअल से कम है। मतलब फ्यूचर जनरेशन में जो फ्यूचर जनरेशन में प्रेजेंट जनरेशन से कम इंक्रीज आएगा। फ्यूचर जनरेशन में प्रेजेंट जनरेशन से कम इंक्रीज आएगा। मतलब जो फ्यूचर की पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट की पॉपुलेशन से क्या लेगी? फ्यूचर की जो पॉपुलेशन है, फ्यूचर की जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन से क्या लेगी? वो प्रेजेंट पॉपुलेशन से क्या लेगी? कम लेगी। वो प्रेजेंट पॉपुलेशन से कम लेगी। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर की पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन से कम है, मतलब ये कैसी पॉपुलेशन है? ये कैसी पॉपुलेशन है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। मतलब ये आगे जो नंबर ऐड हो रहे हैं या इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं वो प्रेजेंट में ऐड होने से कम है। वो प्रेजेंट में ऐड हो रहे हैं उनसे कम है। तो पॉपुलेशन आगे चलते क्या होगी? डिक्लाइन होगी। आगे चलते डिक्लाइन होगी। आगे चलते डिक्लाइन होगी। तो अगर मैं इसका शेप बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? ये बनेगा प्लीलिपोडक्टिव इंडिविजुअल। ये कैसा बनेगा? प्लीलिपोडक्टिव इंडिविजुअल। फिर उसके ऊपर ये कैसा बनेगा? ये बनेगा आपका लिपोडक्टिव इंडिविजुअल। ये आपका बनेगा लिपोडक्टिव इंडिविजुअल। और फिर ये जो है ये बनेगा आपका पोस्ट लिपोडक्टिव इंडिविजुअल। ये क्या बनेगा? पोस्ट लिपोडक्टिव इंडिविजुअल। ये क्या बनेगा? पोस्ट लिपोडक्टिव इंडिविजुअल। ये क्या बनेगा? पोस्ट लिपोडक्टिव इंडिविजुअल। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे अनशेप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनशेप। अनशेप, घंटे जैसा शेप। मतलब जो अन मतलब घंटी। हाँ, अन मतलब घंटी। जब लोग मंदिर जाते हैं या घर में घंटी बजाते हैं पूजा के समय, तो घंटी भी तो ऐसी ही रहती है। ऐसी ही तो रहती है घंटी। या तो ऐसी रहती है या ऐसी रहती है। हाँ कि ना? तो ये अनशेप हुआ ना? ये अनशेप हुआ ना? ऊपर पतली, फिर ऐसे चौड़ी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाती है? पतली। तो वही अनशेप हुआ ना? तो अनशेप क्या है? पिरामिड। अनशेप पिरामिड। अनशेप पिरामिड। ठीक है, अनशेप पिरामिड। अनशेप पिरामिड। ठीक है। तो अनशेप पिरामिड बेल जैसा शेप लेता है इसका। बेल जैसा नहीं, अनशेप पिरामिड है। ये क्या है? बेल जैसा नहीं है, अनशेप पिरामिड में मुंह फंबल कर गया रहेगा। ठीक है, फंबल कर जाता है जो। ठीक है, तो ये अनशेप पिरामिड है। और इसका अन का मतलब वो नहीं होता, मतलब अन का मतलब घंटी नहीं होता, वो गलत निकल गया था। अनशेप पिरामिड होता है। अनशेप पिरामिड होता है। ये घंटी ये नहीं होता। घंटी अब आएगा, जो घंटी जैसा दिखता है। अब ये क्या है? ये अब अगर मैं बोल दूँ थर्ड केस बोल देता हूँ कि प्ली लिपोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। किसके? लिपोडक्टिव इंडिविजुअल से ऑलमोस्ट इक्वल हैं। हल्का सा ज़्यादा या तो प्ली लिपोडक्टिव हो जाएगा या लिपोडक्टिव इंडिविजुअल्स हो जाएंगे हल्के से ज़्यादा। तो जो पॉपुलेशन फ्यूचर जनरेशन में जो इंक्रीज आएगा वो किसके बराबर रहेगा? वो प्रेजेंट जनरेशन में इंक्रीज के ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। वो क्या रहेगा? ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। तो जो फ्यूचर पॉपुलेशन है, जो फ्यूचर पॉपुलेशन है, जो फ्यूचर की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट बराबर रहेगी किसके? प्रेजेंट की पॉपुलेशन से। या तो इससे थोड़ी कम होगी या इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्या है? फ्यूचर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है किसके? प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो इस तरह की पॉपुलेशन तो क्या बोलते हैं? स्टेबल पॉपुलेशन। इस तरह की पॉपुलेशन तो क्या बोलते हैं? स्टेबल पॉपुलेशन। इस तरह की पॉपुलेशन तो क्या बोलते हैं? स्टेबल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, अब इससे क्या बोलते हैं? स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन।
तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, एज पिरामिड बनाना चाहूँ, तो ये क्या हुई, ये हुई प्री-लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। ये क्या हुआ, प्री-लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। फिर क्या आएगा, लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, वो भी इसी के बराबर रहेगा, वो भी इसी के बराबर रहेगा। फिर कौन आता है, फिर आता है आपका पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। अब ये जो है, ये है बेल शेप, जो लोग घंटी नहीं बजाते वो ये है असल में, ये है असल में बेल शेप्ड पिरामिड, ये है असल में बेल शेप्ड पिरामिड, ये है असल में बेल शेप्ड पिरामिड। तो जो घंटी रहती है वो करीब करीब ऐसी ही रहती है, ठीक है। तो ये जो है ऐसी ही रहती है घंटी, और फिर इस बात पर लोग ऐसे होल्ड करते हैं और बजाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बेल शेप पिरामिड है। ये कैसा है, बेल शेप्ड पिरामिड है। कैसा शेप है, बेल शेप्ड पिरामिड है, बेल शेप्ड पिरामिड है, ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एज पिरामिड क्या है, लिपोदक्शन के आधार पे हम लोग एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें 3 एज ग्रुप में बांटते हैं। पहला है प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, जो फ्यूचर पॉपुलेशन के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लिपोदक्टिव इंडिविजुअल जो प्रेजेंट पॉपुलेशन के रिस्पॉन्सिबल है। तीसरे हैं पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, जो पास्ट पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पास्ट पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। अब जो प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल है वो हमेशा बेस ऑफ द पिरामिड बनाएंगे, लिपोदक्टिव इंडिविजुअल हमेशा मिडिल पार्ट ऑक्यूपाई करेंगे, और जो पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल है ये हमेशा टॉप ऑक्यूपाई करेंगे। फिर पहला केस क्या आता है कि जो प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल है वो लिपोदक्टिव इंडिविजुअल से ज़्यादा है, तो फ्यूचर जनरेशन में इंक्रीज ज़्यादा होगा प्रेजेंट जनरेशन से, इसलिए जो फ्यूचर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन से। अगर फ्यूचर पॉपुलेशन ज़्यादा है प्रेजेंट पॉपुलेशन से तो ये क्या होता है, ये या तो पॉजिटिव पॉपुलेशन होती है, या तो पॉजिटिव पॉपुलेशन होती है, या ग्लोइंग पॉपुलेशन होती है। ये या तो पॉजिटिव पॉपुलेशन होती है या ग्लोइंग पॉपुलेशन होती है। अब अगर मैं इसका एज पिरामिड बनाऊं तो वो ये क्या है, प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, ये क्या है लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, और ये क्या है बता देते हैं पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। तो ये करीब करीब ऐसा ट्रायंगल ही बन रहा है। तो ये क्या है, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस पिरामिड के शेप को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है कि प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल्स अगर लिपोदक्टिव इंडिविजुअल से कम है तो जो फ्यूचर जनरेशन में इंक्रीज कम आएगा प्रेजेंट जनरेशन की कंपैरिजन में, इसीलिए फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन से कम हो जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या नेगेटिव पॉपुलेशन। इसे क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या नेगेटिव पॉपुलेशन। तो अगर मैं इसका पिरामिड बनाऊं तो ये हो गए कौन, ये हो गए हमारे प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, फिर आगे लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, और फिर पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, अनशेप्ड पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनशेप्ड पिरामिड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे अगर यहाँ पे बेल कर देगा तो कंफ्यूजन हो जाती है, बेल नहीं होगा, अनशिफ्ट होगा। अब तीसरा केस क्या आता है, जहाँ पे प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं लिपोदक्टिव इंडिविजुअल के, ठीक है। तो जो फ्यूचर जनरेशन में इंक्रीज है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा प्रेजेंट जनरेशन की इंक्रीज के लिए, इसीलिए फ्यूचर पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी किसके, प्रेजेंट पॉपुलेशन से, प्रेजेंट पॉपुलेशन से। तो ऐसे में क्या होता है, ना ज़्यादा इंक्रीज है ना ज़्यादा डिक्रीज है, इसीलिए ऐसी पॉपुलेशन तो बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। इसे क्या बोलते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन। तो जब इसका मैं अगर एज पिरामिड बनाऊंगा तो ये नीचे कौन है, नीचे है प्री लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, बीच में है लिपोदक्टिव इंडिविजुअल, ऊपर है कौन, पोस्ट लिपोदक्टिव इंडिविजुअल। तो ये एक कौन सा शेप बना ले, ये एक ऐसा बेल शेप्ड ग्राफ बना ले है, ये कैसा शेप बना ले, बेल शेप्ड ग्राफ बना ले रहे हैं। कैसा शेप बना ले, बेल शेप्ड ग्राफ बना ले रहे हैं, ठीक है। तो एज पिरामिड हुआ। अब आते हैं आगे डेफिनेशंस में, कुछ डेफिनेशंस में, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में दिया गया है एनसीईआरटी में, कि कुछ कुछ जगह ऐसे छोटे छोटे दिए हुए हैं, तो मैं इधर एक ग्राफ एक ही उसमें ले आया हूँ, ठीक है। अब आता है कि ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दो होते हैं, एक होती है ऑटो इकोलॉजी, एक होती है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ दैट्स विद इज एनवायरमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल स्पीसीज, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज, सिंगल
स्पीसीज मतलब सिर्फ मैं एक ही स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, एक ही स्पीसीज की स्टडी कर रहा हूँ उसके एनवायरनमेंट में। मतलब उस एनवायरनमेंट में तो मल्टीपल स्पीसीज है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पीसी उठाया और उसका उस एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है वो पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ मल्टीपल स्पीसीज। क्या? मल्टीपल स्पीसीज, मल्टीपल स्पीसीज, मल्टीपल स्पीसीज, मल्टीपल स्पीसीज, ठीक है। मल्टीपल स्पीसीज विद दिस एनवायरनमेंट मतलब एक एरिया है, वहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ए स्पीसीज भी प्रेजेंट है और बी स्पीसीज भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं सिर्फ ए की स्टडी कर रहा हूँ उसके एनवायरनमेंट के साथ, या सिर्फ बी की स्टडी कर रहा हूँ उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो वो क्या होगी, ऑटो इकोलॉजी। और फिर मैं स्टडी कर रहा हूँ कि ए और बी दोनों मिल के कैसे इंटरैक्ट कर ले, वो होती है सिन इकोलॉजी। तो अगर मैं थोड़ा-सा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखना चाहूँ या इकोलॉजिकल हायरार्की के हिसाब से देखना चाहूँ, तो सिंगल स्पीशीज़ तो डिनोट करने वाली ऑर्गन यानी कैटेगरी कौन है? ऑर्गेनाइजेशन में तो कैटेगरी कौन है? वो है पॉपुलेशन। वो कौन है? पॉपुलेशन। जो सिंगल स्पीशीज़ की बात करती है वो है पॉपुलेशन। मतलब बेसिकली अगर मैं एक उसकी बात करूँ, मतलब बेसिकली अगर मैं पॉपुलेशन के आधार पे ऑटो इकोलॉजी की डेफिनेशन दूँ तो वो क्या होगी, स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन विद इट्स एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन विद इट्स एनवायरनमेंट। तो वैसे ही मैं सिन इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन दूँ पॉपुलेशन के हिसाब से, तो दी एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज तो रिप्रेजेंट कर लिए, तो मल्टीपल पॉपुलेशन मल्टीपल स्पीशीज को। तो सिन इकोलॉजी की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ मल्टीपल पॉपुलेशन विद इट्स एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ मल्टीपल पॉपुलेशन विद इट्स एनवायरनमेंट। पर अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर मल्टीपल स्पीसीज के लिए कैटेगरी देखूँ तो वो होती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। वो कौन होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। वो कौन होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इसे इरेज कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल को। वो कौन होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। वो कौन होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। वो होती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। वो क्या होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो फिर अगर मैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी के आधार पे सिन इकोलॉजी का डेफिनेशन दूँ तो the sin ecology is the study of sin ecology is the study of relationship of biological community with this environment. Sin ecology क्या होगा? Study of relationship of a biological community with its environment, a biological community with its environment. इस तरीके से अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी के हिसाब से दूँ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली वो आता है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो एनसीईआरटी इधर उधर यूज करते रहती है कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। अब एंडेमिक स्पीसीज हम लोग पहले भी सोशल में पढ़ चुके हैं और उसमें भी पढ़ चुके हैं, जनरल जीके में भी पढ़ चुके हैं, सोशल साइंस में भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। एंडेमिक स्पीसीज होती है जो सिर्फ एक ही एरिया में पाई जाती है और किसी अर्थ में किसी और एरिया में पाई नहीं जाती। जैसे गोल्डन सिल्क वॉर्म केरला में से पाया जाता है और अर्थ के किसी और कोने में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज दैट आर फाउंड इन ओनली वन only in a particular area and can't survive in less of the path. तो species which is found only in a particular area and not found anywhere else. इस तरीके से डेफिनेशन लिखी जा सकती है। Species found only in a particular area, found only in a particular area, in a particular area, particular area, and not anywhere else on earth. Area and not anywhere else on earth, and not
ये नॉट and not anywhere else on earth, anywhere else on earth, anywhere else on earth। ठीक है, ये कहलाती है एंडेमिक स्पीसीज। अब की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? की स्टोन स्पीसीज होती है, मतलब पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज का। इसके एग्जांपल्स हैं। इसका पहला एग्जांपल क्या है? मेटासिक्वा, जो फाउंड होती है इन दी वैली ऑफ चाइना। मेटासिक्वा क्या है? टॉलेज जिम्नोस्पर्म होते हैं। फिर होते हैं कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, गोल्डन सिल्क वॉर्म इन केलेला। गोल्डन सिल्क वॉर्म इन केलेला, जो भारत का स्टेट नहीं है केलेला, वहाँ पे गोल्डन सिल्क वॉर्म जो पाई जाती है वो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मेटासिक्वा। मेटासिक्वा ये कहाँ पाया जाता है? चाइना में। मेटासिक्वा कहाँ पाया जाता है? चाइना में। और फिर इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा? कंगालू, जो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और कहीं सरवाइव नहीं कर सकता, और कहीं सरवाइव नहीं कर सकता। अब कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? ऐसे एक हैबिटेट में मल्टीपल स्पीसीज होती है। ऐसे तो एक हैबिटेट में मल्टीपल स्पीसीज होती है। कुछ स्पीसीज का नंबर ज़्यादा लेते हैं, कुछ स्पीसीज का नंबर कम लेते हैं। कुछ स्पीसीज का नंबर ज़्यादा लेता है, कुछ स्पीसीज का नंबर कम लेता है। कुछ स्पीसीज का नंबर ज़्यादा लेता है, कुछ स्पीसीज का नंबर कम लेता है। तो क्या होता है? तो क्या होता है कि कई स्पीसीज ऐसी लेती है जिनका नंबर उस हैबिटेट में बहुत कम है, उस हैबिटेट में बहुत कम है, पर वो उस हैबिटेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। वो उस हैबिटेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। क्यों? और अगर वो स्पीसीज वहाँ से गायब हो जाती हैं, और अगर वो स्पीसीज वहाँ से गायब हो जाती हैं, तो वो हैबिटेट भी नष्ट हो जाता है। वो हैबिटेट भी नष्ट हो जाता है। वो हैबिटेट भी नष्ट हो जाता है। अगर फिर से बताऊं तो एक हैबिटेट में मल्टीपल स्पीसीज होती हैं। अब कुछ स्पीसीज का नंबर ज़्यादा रहता है, कुछ स्पीसीज का नंबर कम रहता है। तो ऐसी कुछ स्पीसीज रहती है कि उनका नंबर बहुत कम है, उनका नंबर बहुत कम है, तब भी वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही रहती हैं उस हैबिटेट में। और उनका रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर वो स्पीसीज उस हैबिटेट से गायब हो जाए तो वो हैबिटेट क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे राजस्थान तरफ जो थाल डेजर्ट है वो बना कैसे? उसके लिए एक वो मान्यता है कि वहाँ पे जो राजा होते हैं उन लोगों ने क्या किया, जितने भी वहाँ पे जंगल में शेर वेल थे सबको मार दिया, सबको मार दिया। तो हर्बीवोरस प्लांट की संख्या बढ़ गई, जो हिरण, हाथी, ये सब की संख्या बढ़ गई, गाय भैंस उधर, ठीक है, जंगली गाय भैंसों की। तो क्या हुआ कि ये जो थे हर्बीवोरस प्लांट, ये पूरे प्लांट पे चढ़ गए, प्लांट पे चढ़ गए, प्लांट पे चढ़ गए, सबको खा गए। तो क्या हुआ? वेजिटेशन का लॉस हुआ और वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक जो मान्यता है उससे समझ सकते हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है? इधर लिखने की जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्पीसीज विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिव टू देयर लो अबेंडेंस और बायोमास। मतलब उनका बायोमास या जो वो है क्या, अबेंडेंस मतलब नंबर है, उस एक हैबिटेट में बहुत कम है, तब भी उनका जो वो है रोल उस हैबिटेट में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर उनका रोल वो अदा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट आएगा, और वो रोल अदा कर ले उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, जिससे वो हैबिटेट स्टेबल है और सरवाइव कर पा रहा है। समझे? तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? स्पीसीज, मैं बोल रहा हूँ, स्पीसीज which have which have great impact on community characteristic relative to their low abundance low abundance low abundance or
बायोमास और बायोमास मतलब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ग्लेथ इम्पैक्ट ग्लेथ इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक relative to their low abundance relative to their low abundance relative to their low abundance। ठीक है, उनका लो अबेंडेंस संख्या होने बाद भी वो बहुत बड़ा उनका इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोला, हैबिटेट के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि हैबिटेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो उस हैबिटेट की बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। क्योंकि वो हैबिटेट क्या है, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम दो तरीके से बंटता है, एक होता है एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। और सभी बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, इकोलॉजिकल कम्युनिटी मतलब अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन। अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन होते हैं जो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, उनके साथ लेने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब इम्पैक्ट पड़ता है तब जाके बायोटिक फैक्टर में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सेल अगर वहां से गायब हो गए थे थार डेजर्ट वाले जंगल से, तो सबसे पहले इम्पैक्ट किसे पड़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हर्बीवोरस की मात्रा बढ़ गई थी और प्लांट की मात्रा कम हो गई, तब जाते एबायोटिक फैक्टर को इफेक्ट पड़ा, इसीलिए कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, लायन इन फॉरेस्ट लॉयन इन फॉरेस्ट या फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो फिग ट्री है एक प्रकार का पेड़ होता है, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या कंगालू लैटिन डेजर्ट। तो कंगालू लैट का अगर मैं बोलूँ तो ये क्या एडेप्टेशन शो करता है, क्या ये कीस्टोन स्पीसीज है? हाँ। तो क्वेश्चन कैसे या स्टेटमेंट कैसे दिया जा सकता है, कंगालू लैट इज अ कीस्टोन स्पीसीज which plays यानी कीस्टोन स्पीसीज which shows adaptation to abiotic factor in नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। तो आंसर क्या होगा, सही है स्टेटमेंट। तो वो क्या है वो एडेप्टेशन भी शो कर रहा है और कीस्टोन स्पीसीज भी है। अब इकोलॉजिकल नेस क्या होता है, नेस होता है कि आपका वर्क स्पेस क्या है या आपकी कार्यशैली क्या है एक जगह में, कि आप उस जगह में क्या रोल अदा कर ले। तो इकोलॉजिकल स्पीसीज होता है किसी भी हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म का रोल। तो रोल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट उसके एनवायरमेंट में उसका रोल क्या है। जैसे शेर का रोल है कि उसे हर्बीवोरस प्लांट पे खाना खाना, उसे ईलन वो जंगली भैंस गाय का शिकार करना है। तो वो उसका रोल है, वो उसका क्या है, नेस है। रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नेस। मतलब वो क्या रोल अदा कर रहा है, क्या काम उसके एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में कर रहा है, वो उसका क्या हो जाता है, इकोलॉजिकल नेस हो जाता है। अब मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या होता है, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मतलब पहले हैं, मैंने उस समय भी बताया था कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा दिखती है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। तो मैक्स बायोडाइवर्सिटी कहाँ दिख रही है, टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो मतलब प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा रहेगी, हमेशा उसमें टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी।
तो इसका आंसर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। अब लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या रहेगा? ओशंस रहेगा। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वैसे कम है, तो लीस्ट प्रोडक्ट तो प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, इसीलिए लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या होगा? लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है ओशन। लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या होता है? ओशन। प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है? खाना जो बनता है उससे। ये अगले चैप्टर में आएगा प्रोडक्टिविटी का टॉपिक। ठीक है, तो वापस से पढ़ लेते हैं कि ऑटो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ सिंगल स्पीसीज और ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन विथ इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मल्टीपल स्पीसीज और मल्टीपल पॉपुलेशन और ऑल अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विथ इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। फिर अगर आता है एंडेमिक स्पीसीज का, तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है? स्पीसीज जो उस एक ही है पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं, अर्थ के एक ही एरिया में पाए जाते हैं और किसी और एरिया में नहीं पाए जाते। अगर लोग यहाँ से वहाँ लेके भी जाते हैं तो वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो क्या कहलाते हैं? बताते थे एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, which are found only in a particular area and not anywhere else on earth। तो इसके एग्जांपल क्या है? गोल्डन सिल्क वॉर्म इन इंडिया, केरला यानी केरला इंडिया। फिर आता है मेटासिक्वा इन द वैली ऑफ चाइना। फिर आता है कंगालू इन ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो अपने हैबिटेट में कम नंबर में होते हैं, कम बायोमास लेते हैं, मतलब ये छोटे छोटे लेते हैं, तब भी ये अपने हैबिटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कीस्टोन स्पीसीज क्या हो जाएगा? यानी कीस्टोन स्पीसीज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? स्पीसीज विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक on community characteristic relative to their low abundance or biomass, low abundance or biomass। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? लॉयन हो जाएंगे, फिग ट्री हो जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, या कंगालू लैट हो जाएगा डेजर्ट में। फिर आता है इकोलॉजिकल नेस। इकोलॉजिकल नेस, नेस होता है कि आपकी कार्य क्या है, आप उस अपने एनवायरनमेंट में क्या काम करते हैं, आपका काम क्या है, आपकी कार्यशैली क्या है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल नेस क्या हो जाता है कि आप एनवायरनमेंट में अपने इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में, अपने इकोसिस्टम में क्या काम कर रहे हैं, क्या रोल अदा कर रहे हैं, वो हो जाता है आपका इकोलॉजिकल नेस। रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इस एनवायरनमेंट और एस हैबिटेट और इन इस बोल सकते हैं बायोम और ये सब में, वो कहलाता है उसका इकोलॉजिकल नेस। फिर आता है मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है? ओशन। बस इतना सा याद रखना है और इतना सही था इस वाले में। ठीक है।